वुमेन्स हॉकी टीम और वुमेन्स बास्केटबॉल टीम क्रिकेट अलग होता है ना। तो जब खेल की जब बड़ी टीमें ही अलग होती हैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर उनका खेल एक साथ कैसे होगा। तो बचपन से ही है उनका ये मोटो है कि जो पढ़ने में मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, तो वो हम देते हैं। और उसमें गर्ल्स को तो सीधे ही एडमिशन फीस में 50% है। अगर वो लड़की है तो उसको सीधे आधी ही फीस पड़ेगी। जैसे आप ऊपर कॉरिडोर में गए तो आपने ड्रीम चार्ट देखा होगा, मेरा कौन सा बच्चा क्या बनना चाहता है उन्होंने पूरा लिख के रखा है। तो क्या आपका बच्चा, आपका स्कूल आपके बच्चे को सपने देखना सिखाता है? या फिर जब आप 11th में एडमिशन कराते हैं और एक स्ट्रीम चूज करते हैं, यानी आप ह्यूमैनिटीज लेंगे, आर्ट साइड लेंगे, या आप कॉमर्स पढ़ेंगे या आप साइंस पढ़ेंगे, तो पहली बात तो आपके बच्चे की जो स्ट्रीम चूज है, यानी किस डायरेक्शन में वो पढ़ेगा, उसके करियर के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और उसका जो अपनी कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी भी सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है सबका हमारे चैनल SD फन क्लब ऑफ पिथौरागढ़ और राइडर दीप्ति बिस्ट फेसबुक पेज में। आज आपको मिलाने लाई हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हमारे पिथौरागढ़ ही नहीं एक टाइम पे पूरे उत्तराखंड में बहुत बढ़िया काम करेंगे, और जो कि समाज सेवा के फील्ड में आपने उनका काफी नाम सुना होगा। मैं आपको मिलाने लाई हूँ पिथौरागढ़ के ग्रीन वैली स्कूल के फाउंडर एडवोकेट मनोज कुमार जोशी जी से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, जैसा कि सर आज हम ग्रीन वैली स्कूल में पहली बार मैं आई हूँ। मैंने आपको बताया था हल्द्वानी में मेरे रिलेटिव रहते हैं, उनके बच्चे का एडमिशन करना था, 11th में उनको एडमिशन लेना है। तो मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि बाहर से जैसे ही हमने एंट्री करी, बहुत अच्छा जो वातावरण होता है आपने उसका भी ध्यान रखा है। चारों ओर बहुत सुंदर जी ग्रीन वैली जो नाम है वो यहाँ पे सार्थक दिखने को मिला मेरे को। सारे पेड़ हमारे बच्चों ने लगाए हैं। अच्छा, बच्चों के लगाए हुए पेड़ हैं वो, तो बहुत अच्छा लोकेशन लगा। जैसे ही अंदर हमने एंट्री करी और स्कूटी बाहर में एक कोने में पार्क करके आई, और अंदर आते ही मैंने देखा कि पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। हाँ, पेरेंट्स आते हैं छोड़ने के लिए या PTM वगैरह में, और जैसे मॉर्निंग में कोई ड्रॉप करने आता है स्टाफ की गाड़ी, तो उसके लिए हमने सेपरेट अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अंदर पे आए हम और पार्किंग की अच्छी अरेंजमेंट्स थी। उसके बाद अंदर आए तो लेकिन गार्ड नहीं थे सर वहाँ पे कोई भी। अरे वो एक्चुअली जो वहाँ पे ड्यूटी में रहते हैं ना, आज वहाँ पे दीदी मिली होंगी आपको। वो एक्चुअली उनको हॉस्पिटल जाना था, तो सुबह उनको फोन आया था। ह्यूमंस है तो समझना पड़ता है, हर समय हर कोई उपलब्ध नहीं हो सकता। उनकी जगह फिर एक दीदी को खड़ा किया था हमने, हिमादी को। जी। तो सर फिर हम लोग आए, हमने देखा जो आपके ग्राउंड पे सर केवल गर्ल्स ही गर्ल्स खेल रही थी, बॉयज नहीं थे। बच्चे खेल रहे थे जी, केवल गर्ल्स खेल रही थी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने कभी देखा होगा क्या होता है, जैसे वुमेन्स हॉकी टीम और वुमेन्स बास्केटबॉल टीम क्रिकेट अलग होता है ना। तो जब खेल की जब बड़ी टीमें ही अलग होती हैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर उनका खेल एक साथ कैसे होगा। तो हम बचपन से ही, मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जैसे बॉयज का स्पोर्ट्स डे सेपरेट होगा, गर्ल्स का सेपरेट होगा। आज वो जो हमारा स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी एक साथ है, तो अभी आज बॉयज जो है लाइब्रेरी में थे और गर्ल्स जो है खेल रही थी। एक तो इससे क्या होता है कि सारे बच्चों को खेलने के लिए स्पेस भी मिल जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि हर एक उनका क्या है ना, डिफरेंट जेंडर है, डिफरेंट बॉडी स्टेमिना है, और खेल की कई बार चॉइस भी अलग होती है। कई बार लड़कियां रस्सी कूद पसंद करती हैं, लड़के नहीं करते हैं, तो वो चॉइस भी अलग है, स्टेमिना डिफरेंट है, इसलिए हम स्पोर्ट्स को सेपरेट कराते हैं। मतलब वो बाहर रहेंगे तो ये अंदर, और ये अंदर रहेंगे तो वो बाहर रहेंगे, इस तरह से। जी। तो सर जैसे कि मैं बताया था आपको पहले भी, मेरे को अपने जो रिलेटिव हैं उनके बच्चे के एडमिशन के लिए मैं हल्द्वानी से आ रहे हैं। जी, हल्द्वानी से आ रहे हैं, 11th क्लास में उनको एडमिशन लेना है। तो फीस वगैरह का फीस एक्चुअली स्पेसिफिकली तो वोट तो नहीं हो रहता, पेपर पे होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे ये फीस की डिटेल तो आपको इसमें मिल जाएगी, और लेकिन मैं आपको वैसे इन शॉर्ट बताता हूँ नटशेल में कि जितने भी हमारे CBSE स्कूल्स हैं पिथौरागढ़ के अंदर, वहाँ कहीं भी हों, तो ऑलमोस्ट फीस का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग बराबर रहता है। एक शहर में तो बराबर ही होता है, बस ये कि 100-200 रुपए ऊपर नीचे वो स्कूल की फैसिलिटीज या उनका इंफ्रा कैसा है उसके बेसिस पे थोड़ा वेरिएशन होता है। तो 100-200 रुपए ऊपर नीचे होगा, बाकी नहीं होता है। तो लगभग और स्कूलों के बराबर ही है। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे कोई अच्छा, जैसे वो बच्चा आप कह रहे हैं, तो जब आप उनको लाएंगे तो उनका एकेडमिक्स और उनकी परसेंटेज 10th में कैसी आएगी, ठीक है, उसके बेसिस पे उनकी एडमिशन फीस में हमारे पास 80% तक स्कॉलरशिप है एडमिशन फीस में।
अच्छा। यानी अगर एडमिशन फीस में 80% तक उनको डिस्काउंट मिल सकता है अगर उनका जो एकेडमिक है वो अच्छा है, पढ़ने में वो मेहनती हैं। क्योंकि हमारे जो फाउंडर्स हैं, जो हमारा जो सोसाइटी है, उनका ये मोटो है कि जो पढ़ने में मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, तो वो हम देते हैं। और उसमें गर्ल्स को तो सीधे ही एडमिशन फीस में 50% है। अगर वो लड़की है तो उसको सीधे आधी ही फीस पड़ेगी, और अगर वो फिर एकेडमिक्स भी अच्छा है तो फिर उसको काफी डिस्काउंट मिलेगा। एडमिशन फीस की बात करते हैं जी। तो सर जैसे हमारे पिथौरागढ़ में, स्पेशली पिथौरागढ़ के लिए ही मैं बात करूँ, जी जी जी, बहुत सारे स्कूल्स केवल 10th तक है। हाँ, जैसे ही 10th में बच्चा हमारा पास आउट करता है तो उसके बाद उसको 12th में 11th में कैसे स्कूल में पेरेंट्स ने डालना चाहिए जिससे उसको एक ब्राइट फ्यूचर मिल सके, क्योंकि फर्स्ट सीढ़ी 10th कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होती है ना। 10th किया जी, तो जी, जी। फिर कैसे कैरियर, अच्छे कैरियर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए किस प्रकार के स्कूल में पेरेंट्स ने बच्चे को भेजना चाहिए। देखिए वैसे तो आइडियली इसमें जो मैं आपको बताऊं, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है, किसी भी बच्चे के जीवन में ना 2 दिन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो तब जब आप उसको स्कूल में भर्ती कराते हैं। अब वो तो जो ये 10th के बच्चे हैं उन्होंने आज से 13-14 साल पहले कर लिया, तो अब उनकी एजुकेशन भी कहीं पे हुई है। तो एक तो वो डे होता है। दूसरा डे जो आता है स्टूडेंट लाइफ में इम्पोर्टेंट, जब आप 11th में एडमिशन कराते हैं और एक स्ट्रीम चूज करते हैं, यानी आप ह्यूमैनिटीज लेंगे, आर्ट साइड लेंगे, या आप कॉमर्स पढ़ेंगे, या आप साइंस पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आपके बच्चे की जो स्ट्रीम चूज है, यानी किस डायरेक्शन में वो पढ़ेगा, उसके करियर के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और उसका जो अपनी कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे हमारा एक बिटिया थी, उसको ना जब वो 10th में पढ़ती थी तब तक हमारे क्या साइंस साइड चलती थी। तो जब वो 10th में पढ़ती थी ना, उसको ना ये डर हो गया था कि मैं पास कैसे होंगी। उनकी मम्मी मेरे पास आती थी, मेरी बेटी कैसे पास होगी, ये उनका कहना था। तो हमने कहा कि नहीं, पास होगी, क्यों नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए, उस पर मेहनत की। तो जब वो पास हुई ना, तो फिर हमने स्पेशली मैंने ना उस बैच के 2 बच्चों के लिए फिर हमने ह्यूमैनिटीज स्टार्ट किया, आर्ट साइड स्टार्ट किया। और मैं आपको बताऊं कि वो बिटिया इस स्कूल से जज बनने का सपना लेके निकली, जो कि 10th में शायद पास होने से भी इसको डर लगता था मैं पास करूं, क्योंकि जैसे उससे मैथ्स, साइंस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 विषय जब हट गए ना उससे बायो, और वो उसने भूगोल पढ़ा, उसने इतिहास पढ़ा, और हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, और आपका क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो जैसे ही वो विषय बदले ना, क्योंकि इंग्लिश उनको आती थी, तो विषय चेंज होते उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तो यानी कि जब वो 12th तक पहुंची तो वो उसने 12th टॉप भी किया, पता है हमारे स्कूल में। वो बच्चा जो 10th में ये सोचता था मैं पास कैसे होऊंगा, वो 12th में हमारे स्कूल की हाईएस्ट स्कोरर रही। तो ये एक चेंज होता है। तो कभी भी जब मैं पेरेंट्स से कौन सा स्कूल चुने, उससे पहले मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप साइट कौन सी चुनने वाले हैं उसके लिए, कि आप कहीं इस उसमें तो नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, पेरेंट्स का एक वो मैं आपको बताऊं, लोगों का कहना होता है कि अब पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, इतना खर्चा किया, तो साइंस ही पढ़ना चाहिए। एक दिमाग में सेटअप है साइंस ही पढ़े। मेरे को कई पेरेंट्स ऐसी बात करते हैं, फिर एनीहाउ हम उनसे बात करके उनको कन्विंस करते हैं कि साइंस पढ़ना जरूरी नहीं है, बच्चे की पढ़ाई पूरी होना जरूरी है। कई बच्चे क्या है, साइंस पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, इसके लिए स्कूल से यहाँ वहां भटकते हैं, जहां साइंस में एडमिशन हो रहा वहां उन्होंने कराया, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस बच्चे के साथ जो सबसे गलत बात होती है कि अब उसको लगातार 3-3, 4-4 ट्यूशन जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको शहर का माहौल पता है, तो वो जिस जगह पे होता है ना, उससे बहुत पीछे चले जाता है। और कई बच्चे फिर ओपन बोर्ड की शरण में जाते हैं, NIOS से फिर पढ़ाई पूरी करते हैं। तो वो बच्चे, और कॉलेज में जाके फिर उसको साइंस मिलनी नहीं है, क्योंकि उतनी परसेंटेज तो वो लाएगा नहीं। पढ़ना उसने 12th के बाद फिर आर्ट्स ही है, या उसने प्राइवेट ही पढ़ना है। तो जब वहां पे उसके साथ वो कंडीशन आ सकती है, तो अगर आप उसे यहाँ पे ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स की ओर मूव करेंगे, और जरूरी नहीं है, हमारे पास ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल भी हैं। हमारी एक बिटिया है श्रद्धा रावत, वो नियरेस्ट हमारे स्कूल है, वहां से 11th में केवल यहाँ आर्ट्स पढ़ने हैं, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। और उसने अपनी स्ट्रीम को टॉप किया, ठीक है, आर्ट्स में वो टॉपर रही, ठीक है। और अभी वो DU से पढ़ाई कर रही हैं। और वो जब उसने 10th दूसरा स्कूल छोड़ के वो आई थी, वो भी 12th तक है, लेकिन वहां पे आर्ट्स नहीं थी। तो जब वो वहां से छोड़ के आई थी, तो वो इरादे से आई थी कि मेरे को इससे कुछ बनना है, और वो हमारे स्कूल में इसलिए आई थी कि मेरे को यहाँ की ह्यूमैनिटीज पढ़नी है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिसकी परसेंटेज कम हो वो आर्ट्स लेगा, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा
ये चॉइस का मैटर है। आपके बच्चे को सिविल सर्विसेज करनी है, अगर उसे डॉक्टर नहीं बनना है, उसको इंजीनियर नहीं बनना है, उसको ऐसा टेक्निकल कोई चीज नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है कि आपने उसको दूसरी स्ट्रीम की ओर लेके चलिए। अगर किसी को सिविल सर्विसेज करनी है, अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, वो हिस्ट्री पढ़ता है, तो उसको ज्यादा हेल्प होगी अगर वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ेगा, क्योंकि भाई आपसे उस चीजों के बारे में आपको कल के दिन फेस करना है, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि तो स्ट्रीम सही चयन हो। तो स्कूल को लेकर हम बात कर रहे थे कि किस तरह का स्कूल होना चाहिए। अब मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। स्कूल वाली जो मैं बात आपको बताऊं, इसमें जो है सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या उस स्कूल में स्पीकिंग का, यानी कि क्योंकि आज के समय की लैंग्वेज की जरूरत क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, शायद की नहीं कि जब आप आई होंगी तो आपको हमारे बच्चे खेल भी रहे ना, तो उनके आपसी कम्युनिकेशन इंग्लिश होगा, हो रहा था। ठीक, तो वो एक चीज है। अगर आपके बच्चों की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है, तो आने वाले समय में वो सस्टेन करना उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, ऑप्शंस कम हो जाते हैं। आपके पास ये लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो आप पूरी दुनिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज को जानते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जानना दोनों का। देखिए, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं पहाड़ी भी बोल देता हूँ, ठीक है, मैं बहुत बड़े पहाड़ बोलता हूँ, ठीक है, मैं झगड़िया कुनान में, तो और मैं अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ, ठीक है, जैसा आपने मेरे टीचर से मेरे को कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। तो अब ये मेरी जरूरत है। इंग्लिश जो है ना वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया की लैंग्वेज है। अगर और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पेरेंट्स लाते क्यों बच्चा, इसलिए कि अंग्रेजी सीखे। अगर आपका स्कूल जिसको आप चुनने जा रहे हैं 10th के बाद अपने बच्चे के लिए, या आपने चुना है, अगर वहां पे अंग्रेजी का बोलचाल का वातावरण नहीं है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। तो जहां भी आप जाएं, इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर जरूर मिलना चाहिए बच्चे को। दूसरा है एकेडमिक वीकनेस। दूसरा जो पॉइंट है, एकेडमिक वीकनेस नहीं होनी चाहिए। वीकनेस मतलब अगर आपके बच्चे को, देखिए, दो तरह से बच्चे ट्यूशन जाते हैं। एक कि आपका बच्चा पढ़ने में 60, 70, 80 के नंबर लाता है और उसको ये टारगेट करना है कि मेरे को ना अपनी परसेंटेज 10% बढ़ानी है, 15 बढ़ानी है, और वो ट्यूशन टीचर की हेल्प लेता है, चाहे अपने घर में लिया जाए, ठीक है। एक वो है। एक दूसरा होता है इसलिए ट्यूशन जाता है कि नहीं गया तो फेल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में आ गया है कि अगर वो ट्यूशन नहीं लेगा फेल हो जाएगा, तो आपको स्कूल बदलना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बच्चे के एंड से भी है और स्कूल के एंड से भी है। क्योंकि अगर वहां पे टीचर है तो वो फेल कैसे हो सकता है, पास ही होना चाहिए, क्योंकि वो 365 दिन स्कूल में, 365 दिन 220 दिन तो स्कूल गया, तो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर एकेडमिक वीकनेस है तो आपको स्कूल चेंज करना चाहिए। इंग्लिश एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपको स्कूल बदलना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली 10th के बाद आपके पास ऑप्शन होता है। 10th तक तो ऐसा होता है कि बच्चे एडजस्ट रहते हैं। 10th में कई बहुत अच्छे दोस्त भी, एक साइंस में चले जाता है, एक आर्ट्स में चले जाता है। और सबसे खतरनाक यहाँ पे होता है, क्या होता है कि जैसे 10th तक आपके बच्चे ने पढ़ा और कई बच्चे इसलिए आर्ट्स ले लेते हैं कि उसके बहुत अच्छे दोस्त ने ले ली। कई लोग इसीलिए साइंस में रहना चाहते हैं कि ना मम्मी वो है, साइंस उसने ले रखी। तो ये जो सबसे खतरनाक है, इसकी वजह से एक बच्चा जिसका जो पोटेंशियल होता है ना, वो पोटेंशियल रैप्चर हो जाता है। और कई बार इस भाव में बहुत अच्छे बच्चों का करियर ही खत्म हो जाता है। एकदम सही बात बोली आपने। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी 12th स्टैंडर्ड में शादी हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा 70% बनी उत्तराखंड बोर्ड से शादी के बाद। तो 10th में वही था, पेरेंट्स की साइंस नहीं लूंगी तो सोसाइटी क्या करेगी, एग्जैक्टली, है ना। और अगर मैं आर्ट साइड लेती तो आज बहुत अच्छी जगह कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि शादी भी हो गई थी और 12th में शादी के बाद एग्जाम दिया है, 70% बनी उत्तराखंड बोर्ड से। तो कहीं ना कहीं नहीं, वो बहुत ही, मतलब अगर हम बोर्ड वाइज करें तो वो एक अलग ही सेगमेंट है। मतलब 70% कुछ ही बच्चों के आते हैं उत्तराखंड बोर्ड में, बिल्कुल, आज से 12 साल पहले। तो वही था, अगर मैं आर्ट साइड लेती तो मैं बहुत अच्छा कर सकती थी जी। तो साइंस वाले जो थे वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को चुनने का जो आधार है हमारे समाज में ना, वो आधार गलत है, वो क्राइटेरिया अलग है। यानी आप इस स्ट्रीम को चुनेंगे बच्चे के करियर, उसकी सोच और उसकी रुचि के अनुरूप, लेकिन चुनते किसकी वजह से, वो क्या कहेंगे बच्चा इस, और यहाँ ले गए हो और आर्ट्स पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो हालांकि जो हमारे पास जो पेरेंट्स होते हैं ना, हम उनको इस बात के लिए समझा देते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं औरों से कहना चाहता हूँ जो हमारे पेरेंट्स नहीं है, कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो आपको इस पैरामीटर पे चलना चाहिए। तो 2 पॉइंट हमारे हुए, एक है एकेडमिक वीकनेस नहीं होनी चाहिए, दूसरा है इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर होना। तो तीसरा मेन पॉइंट है, अगर आप जिस स्कूल में जाने की सोच रहे हैं, आपने वहां के बच्चों को देखा, अगर उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड नहीं है, मतलब आपने देखा होगा ना टीनेजर बच्चे हैं, ठीक है, आप एक चीज से आप कितना परेशान होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। जो यहाँ पे अजीब से रंगीन बाल, और ये आपको कैसा लगता है?
बहुत ही बेस्ट। सोसाइटी में ना, तो ये रिफ्रैक्शन है, वो दिखाता है कि इस बच्चे का एकेडमिक्स किस लेवल पे है। मैं साफ बता रहा हूँ, अगर किसी के बाल ऐसे कटे हैं तो मैंने मेरे स्कूल का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा या कहीं का भी नहीं देखा जिसका एकेडमिक बहुत बेहतरीन हो और उसके बालों की कटिंग ऐसी नहीं होती है, ठीक है। जिसका एकेडमिक बहुत एक्सीलेंट हो और उसके कपड़ों का डिजाइन तितर बितर, ऐसा नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स की आपके बच्चे के बाल किस तरह से कट रहे हैं, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही, यानी वो अंदर से अपने आप को बेहतर करने की बजाय वो ना बाहरी आवरण को बेहतर करना सीख रहा है, वो छद्म आवरण में जीना सीख रहा है। तो आपको यह व्यक्तित्व दुनिया में उसको कहीं नहीं ले जाएगा। ये जो व्यक्तित्व है जो बाहर से अच्छा दिखाता ना और अंदर कुछ नहीं है, तो ऐसा व्यक्तित्व अगर आपके बच्चे को बना तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, ठीक है। आप चेक करें कि किस स्कूल में इस तरह का एटमॉस्फेयर है। आप ये चेक करें कि भाई जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है। आप कोई बात करते हो, आपके घर में कोई मेहमान आया या आपने कोई काम दिया तो उसको करते समय उसको इतना पापा मैं कैसे करूंगा ऐसे सवाल तो नहीं कहता, ठीक है। उसको मतलब भरोसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी कुछ चीजें दिक्कत है तो आपको उसके स्कूल को बदलना ही चाहिए, क्योंकि ये चीजें उसको स्कूल से ही मिलती है। मैं आपको बताऊं सर, ये बात आपने बोली कॉन्फिडेंस की, तो जो आज का टाइम है इसमें अगर बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश टॉक कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस वहीं से इंक्रीज हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समाज में तो उसको फेस करना है ना। अभी जैसे मैं अंदर आई, मैंने देखा सब बच्चे इंग्लिश में पूरा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं स्कूल का मतलब इंक्रीज हो। नहीं, बच्चे का तो बढ़ता ही है, बच्चे का भी बढ़ता है कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का, क्योंकि हम लोग हैं, हमारे सामने कोई फॉरेनर्स टॉक करते हैं इंग्लिश में तो हम खुद ही, अगर मैं अकेले में बोल लेती हूँ इंग्लिश, जब सामने पे कम बोलने वाला है तो बोल लेती हूँ कोई भी ना, तो लेकिन कोई फॉरेनर है तो कॉन्फिडेंस डाउन चले जाता है वैसे। बिल्कुल सही। तो बचपन से अगर बच्चा इंग्लिश में फ्लो है उसका, फ्लुएंटली बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे को कैरियर पे भी उसका असर पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि देखिए आपकी किताबें अंग्रेजी में हैं, आप जाइए कहीं भी 2 भाषाओं में आपको बोर्ड मिलेगा। आप हमारे उत्तराखंड में घूम रहे हैं, आपको जो बोर्ड मिलेगा, तो आपको जो बोर्ड मिलेगा एक अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखा मिलेगा, एक हिंदी में। आप गुजरात में जाओ एक गुजराती एक इंग्लिश, बॉम्बे में जाओ एक मराठी एक इंग्लिश। इंग्लिश में बोर्ड, साइन बोर्ड, सब कुछ आपको मिलेगा। दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए, आपकी लैंग्वेज समझे ना समझे, अंग्रेजी दुनिया समझती है। तो अगर बच्चा इस लैंग्वेज में मजबूत बनता है तो डेफिनेटली वो उसके जीवन में बड़ा असर दिखाता है, बहुत बड़ा असर दिखाता है, ठीक है। और जो अगला जो पॉइंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए, तो चौथा पॉइंट है वो है डिसिप्लिन और आचार विचार। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा, जिस भी बच्चे को उठ के उठाना पड़े सुबह, ठीक है, और धक्का देके स्कूल भेजो बचपन से ना, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन जिनके नाम आप अखबारों में पढ़ते हैं या जिनके बारे में आप कभी खबरें पढ़ते हैं कि उसके बेटे ने ऐसा कुछ किया, उसने इतना नाम कर लिया है, क्या वो ऐसे बच्चे नहीं होते जिनको धक्का देके उठाना पड़ता है? वो डिसिप्लिन होते हैं। तो अनुशासन एक तो स्वतः प्रेरित होता है। जैसे किसी को कोई ठोकर लग गई जीवन में, अब चूंकि हर बच्चे की किस्मत में ठोकर होती नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, ठोकर बहुत जरूरी चीज है, लेकिन ये हर बच्चे के भाग्य में नहीं है। जैसे अगर किसी बच्चे के भाग्य में ठोकर नहीं है तो उसका भविष्य तो फिर कभी नहीं सुधर पाएगा। ठोकर कभी भी आपको मजबूत करती है, आपको रास्ता बताती है, भविष्य में गलती न करने के लिए सचेत करती है। तो ठोकर हर बच्चे को नहीं लगती है, लेकिन हम उसे एक गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसको अपने आप चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने आप इन द सेंस ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है, उसको ना अपना टाइम टेबल, अपना उठना बैठना, अपना आचार विचार ये बेहतर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या उस स्कूल में काम होता है या नहीं होता है? जैसे हमारा ये मानना है कि कोई भी बच्चा जो है ना, उसको स्मार्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको अच्छा भी होना चाहिए। उसको अपने माता पिता के लिए अच्छा होना चाहिए, परिवारजनों के लिए अच्छा होना चाहिए, अपने आस पड़ोस के लिए अच्छा होना चाहिए, अपने समाज के लिए अच्छा होना चाहिए। पहले उसको अच्छा होना चाहिए। स्मार्ट तो जैसे वो सीखता रहेगा होता रहेगा। तो हमारी कोशिश होती है पहले बच्चों को अच्छा बनाए, डिसिप्लिन बनाए। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में माने तो कोई बुजुर्ग रहता है, आज हम युवा हैं, आज हम जवान हैं, हम बूढ़े नहीं हुए, लेकिन हमारे घर में बुजुर्ग हैं। अगर हमारा बच्चा हमारे घर के उस बुजुर्ग ने बाय द वे कुछ गलती कर दी, कुछ गिर गया उससे, या कुछ गंदगी हो गई, उल्टी ही कर दी समझिए आप, और अगर आपका बच्चा उसको देख के मुंह बिदका लेता है तो आपकी पढ़ाई में लगाया हुआ सारा पैसा बर्बाद हो चुका है। हम ये मानते हैं। हम अपने बच्चों को इस फोकस से लेके चलते हैं। हम माँ बाप से बात करते हैं, अगर वो ऐसा मुंह कर ले रहा है ना उसको, कि कल के दिन उसकी एज पे आपको जाना है, और जब आपसे ऐसा होगा ना तो यू विल गेट द सेम रिफ्लेक्शन।
आपका बच्चा है, चलते रास्ते कुत्ते को पत्थर मार दिया उसने, उसकी परवरिश गलत हो रही है, क्योंकि वो पत्थर ना आपको भी मारेगा फिर एक समय। तो हमें बचपन में ही सचेत होना होता है, और स्पेशली जब टीनेजर हैं, इस एज पे पहुंचे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। तो जो चौथा पॉइंट हमारा है अनुशासन, आचार विचार। जो अगला जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि क्या वो स्कूल आपके बच्चे से बड़े सपनों की बात करता है या नहीं करता। जैसे आप ऊपर कॉरिडोर में गए तो आपने ड्रीम चार्ट देखा होगा, मेरा कौन सा बच्चा क्या बनना चाहता है, उन्होंने पूरा लिख के रखा है। तो क्या आपका बच्चा, आपका स्कूल आपके बच्चे को सपने देखना सिखाता है या नहीं। अब अगर अब्दुल कलाम की बात करें, वो कहते हैं हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बड़े सपने देने चाहिए, दैट्स इट, बाकी वो उसके लिए काम करे और उनको पूरा करे। आप अपने बच्चे को ना बड़ा सपना दो, वो उसके लिए काम करे और उसको पूरा करे। तो अगर आपके स्कूल में जहाँ पे बच्चा है, वहां पर अगर उसको फोकस, टारगेट फोकस नहीं बनाया जा रहा, यानी जीवन में लक्ष्य को कैसे हासिल करें ये नहीं सिखाया जा रहा, और पूरे जुनून के साथ मेहनत अगर नहीं सिखाई जा रही है, तो भी आपको उस स्कूल को चेंज करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ नहीं आ सकते ना। भाई मैं पिथौरागढ़ में हूँ, तो हल्द्वानी वाला जो वीडियो देख रहा है, क्या वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन उसे हल्द्वानी में शायद एक ऐसा स्कूल चुनना चाहिए। अगर कोई दिल्ली में है तो उसे शायद दिल्ली में ऐसा एक स्कूल चुनना चाहिए जो इन 5 पैरामीटर पे खड़ा हो। अगर बॉम्बे में तो चुनना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि वो आपका वीडियो देख रहा है, और आपकी वीडियो को देखने का उसको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। आपके चैनल से जुड़ने का अगर उनको ये फायदा मिलता है कि वो इन पैरामीटर्स को लेकर के अपने बच्चे के लिए एक नया स्कूल चुनते हैं, और उसका बच्चा इन सारे पैरामीटर पे अगर पूरा आता है और कल के दिन वो बेहतर इंसान बनता है, अच्छा करियर अचीव करता है, तो डेफिनेटली ये हमारे इस चैनल की और हमारी मुलाकात की भी अचीवमेंट होगी। दिस इज नॉट फॉर द पिथौरागढ़ पीपल, ये पूरी दुनिया के बच्चों के लिए है। इन 5 पॉइंट्स पे आपके स्कूल को खरा उतरना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो भी चेक करें, और अगर 10 से 11th में जा रहा तो हर हाल में आप चेक करें। आपने एक गौर किया होगा, बॉयज से आप मिले, उनका आपने हेयर कट देखा, हमारे स्कूल के बच्चों का कितना मुश्किल होता है इस उम्र के बच्चों के ऐसे बाल कटवाना, लेकिन हम उनके पेरेंट्स को तैयार रखते हैं, आप ऐसे कटवाओ, क्योंकि जिसका ध्यान भटकेगा उसका करियर खत्म होगा। तो ये डाइवर्जन की एज है, तो ये सतर्कता हमें बरतनी चाहिए। तो दिस मच। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो आज आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा, और स्कूल में आए आपके, बहुत अच्छा लगा सर। आपकी जो बातें थी, हमारी युवा जो न्यू जनरेशन हो रही है, जो हमारा यूथ तैयार हो रहा है, क्योंकि आज पिथौरागढ़ में स्पेशली कहूँ, नशा से लेके जो आपने ये हेयर कट बोला, इससे आगे बढ़ के बच्चे नशे में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इनसे इसको रोकने के लिए और बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए जो पैरामीटर्स आपने बताया, मुझे बहुत अच्छे लगे सर। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।